हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं कि शायद हिंदी की क्लास भी आप देख रहे होंगे और शायद आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन मित्रों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। जो हमारा टॉपिक है आज का है विराम चिन्ह टॉपिक। और पीछे 1-2 दिन का गैप हो गया था किसी कारणवश, लेकिन आने वाले टाइम में गैप नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। और आज की क्लास के साथ हम चलते हैं और आज की क्लास है विराम चिन्ह। मित्रों, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, अदर यूपी टेट हो, सीटेट हो, अन्य परीक्षा में आने वाला टॉपिक है विराम चिन्ह। और छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में हम एक क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें एक ही क्वेश्चन पेपर में मिलता है। तो आइए आज हम विराम चिन्ह टॉपिक को क्लियर करते हैं। विराम चिन्ह होता क्या है, तो विराम चिन्ह को जानते हैं। विराम चिन्ह है क्या, तो टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। कहता है कि विराम चिन्ह जो होते हैं इनके बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इसका मतलब ये वाक्य लिखा हुआ है, उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको मत, जाने दो। इसका मतलब यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ है उसे रोको मत, इसका मतलब जाने दो। और ये कहता है उसे रोको मत, जाने दो। यहाँ रोकने की बात करता है और यहाँ उसको जाने की बात करता है। तो यही आगे पीछे होने से इसके वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल दिया है। और विराम चिन्ह में हम यही चीज जानते हैं कि चिन्ह विराम जहां लगता है उसका अर्थ बदल जाता है। और नेक्स्ट है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। मित्रों, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अन्यथा मित्रों, आपके 10 या 12 ही विराम चिन्ह आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं। पहला है विराम, पूर्ण विराम, दूसरा विराम, तीसरा विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम, और आगे 5वां प्रश्नवाचक, 6वां विस्मयादिबोधक, 7वां उद्धरण, 8वां योजक, 9वां लोप चिन्ह और 10वां हंस पद, और 11वां लाघव चिन्ह और 12वां रेखांकन या निर्देशिका होता है। तो आइए हम इनको जानते हैं, इनको कैसे सोल्व करना है। तो मित्रों, हम एक तरीका जानते हैं, सीधा सीधा है। ये नाली है, नाली में क्या बहता है, पानी बहता है। तो ये पानी है, तो हम जानते हैं हमें सीधा एक तरीके से जानना है। तो हमें इस नाली को रोकना है। नाली को रोकना है तो हमने यहाँ एक सीधी ईंट डाली है। तो सीधी ईंट डालते हैं तो ये पानी को कैसा रोकेगा, पूरा रोकेगा। इसका मतलब पूरी तरह रोक देगा। तो पूरी तरह रोकने का मतलब है विराम चिन्ह हमारा क्या बन गया, पूर्ण विराम। दूसरा बात करते हैं कि अगर हम इसी में देखते हैं कि यहाँ और यहाँ इसके बीच में पर क्या निकलेगा, पानी लगातार निकलेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपूर्ण विराम। क्योंकि पूर्ण का मतलब है पूरी तरह ईंट लगाई, रोक दिया गया। उसके बाद ऊपर भी ईंट है, नीचे भी ईंट है, तो पानी बीच में पर निकल रहा है। इसका मतलब अपूर्ण विराम है, कोई रुकावट नहीं है, अपूर्ण विराम। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा पानी रोकना है, तो नाली में छोटी सी कंकरी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी रुकेगा, अर्थात उसको क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब अल्प विराम। तो इसका मतलब अल्प विराम। तो ये कंकड़ी है, छोटी सी कंकड़ी नाली में डालेंगे, अल्प विराम। इसका मतलब पानी में छोटी सी रोड़ी डाली तो थोड़ा पानी रुकेगा, अर्थात पानी ऊपर पर निकलता रहेगा, अल्प विराम होता है। अल्प का मतलब थोड़ा। और बात करें हम अर्धविराम की, ऊपर से ईंट है, नीचे से रोड़ी है, तो उसके बीच में से पानी निकलेगा तो कैसा निकलेगा, आधा। तो इसका मतलब अर्धविराम। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को तो आप सभी जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आप जानते हैं,
सीधा सीधा ये दोनों बड़े इंपोर्टेंट है, दोनों ही हैं। और पीछे वाले जो चारों थे, चारों ही इंपोर्टेंट थे। और उद्धरण चिन्ह जिसको इन्वर्टेड कॉमाज इंग्लिश में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमाज कहा जाता है, लेकिन हिंदी में उद्धरण चिन्ह के नाम से इसे जाना जाता है, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और योजक चिन्ह को हम डैश, योजक चिन्ह को हम डैश के नाम से जानते हैं। योजक चिन्ह में डैश, जैसे माता और पिता, तो इस प्रकार जो हम लगाते हैं डैश, इसको डैश कहते हैं, इसको ही हम योजक चिन्ह कहते हैं। और लोक चिन्ह का मतलब है, जैसे हमने लिखा राम जाता है, तो रिक्त स्थान भरने के लिए जो हम इस तरह की चीजें छोड़ते हैं, तो यही चीज हमारा क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोप, क्योंकि यहां से कोई चीज गायब है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। और हंस पद या त्रुटि चिन्ह, हंस पद जिस प्रकार राजा का मुकुट होता है उसी प्रकार ये चिन्ह होता है, इसी को क्या कहते हैं, राजा का हंस पद या त्रुटि चिन्ह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हमने लिखा राम किताब पढ़ता है, तो यहां से अगर कोई चीज जैसे हमने छोड़ी है, छोड़ने का मतलब है किताब को हमने गायब कर दिया और हमने लिखा यहां से राम पढ़ता है, तो हमें अब यहाँ जो लिखना है, जैसे किताब हमारी छूट गई, तो हम इसको लगाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे किताब। तो इस चिन्ह का मतलब है त्रुटि हुई है, यहाँ का कोई शब्द था वो हमने यहाँ पूरा कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये होता है मित्रों, लाघव चिन्ह है ये वाला जो शून्य की तरह होता है, लाघव होता है। उसके बाद रेखांकन या निर्देशिका। तो रेखांकन या निर्देशिका का मतलब है ये नीचे की तरफ शब्द के और ये शब्द के ऊपर की तरफ, तो ये निर्देशिका होती है, ये रेखांकन होता है, ये निर्देशिका होती है, ये दोनों। और ये 12 चिन्ह मित्रों बहुत ही इंपोर्टेंट थे। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगर हम इस विराम चिन्ह को आगे पीछे यहाँ से कर देते हैं तो इस लाइन का अर्थ बदल जाता है। और नेक्स्ट है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो मित्रों 20 होती है। पूर्ण विराम कौन सा होता है, पूरी तरह ईंट को लगा देना, और अर्ध विराम में ऊपर थोड़ी सी ईंट है और नीचे एक कंकड़ी डालना, और अल्प विराम में एक छोटी सी कंकड़ी डालना, और कोई पूर्ण में ऊपर भी कंकड़ी नीचे अभी पानी इसके बीच में से निकल जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, आप सभी जानते हैं, विस्मयादि बोधक का भी आपको पता है। ये दोनों वाक्य के अंत में प्रयोग तब होते हैं, ये प्रश्नवाचक और ये शुरू में होता है, तो इनके लगने से कभी भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा से कहा जाता है, ये डबल में भी होता है और ये सिंगल में भी होता है। योजक जिसको डैश कहा जाता है, ये छोटा सा होता है, भाई बहन माता पिता इस प्रकार। और लोक चिन्ह जो होता है ये पंक्ति के बीच में होता है। हंस पद इस प्रकार मुकुट टाइप होता है। और नेक्स्ट है लाघव, शून्य होता है। रेखांकन या निर्देशिका, शब्द के नीचे जैसे राम, ये नीचे लाइन खींची। और मैथ में आप जानते हैं निर्देशिका लिखा रहता है और आपके सामने नोट है, नोट में लिखा हुआ है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मैंने बोला था कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, बाकी सभी चिन्हों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो आज की मित्र ये क्लास थी और इस क्लास का नाम है विराम चिन्ह। और आप जानते हैं कि विराम चिन्ह टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन हर बार यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आप जितने भी एग्जाम देखेंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली क्लास में, मिलते हैं।